मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमें पढ़ना है क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.2। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। डाइस को आप 3 बार उछालते हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से कम एक बार तो ऑड नंबर आया होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हमको ढूंढनी है ऑड नंबर आने की। देखिए एक बार और समझते हैं। अगर आप डाइस को 3 बार उछालते हैं तो तीनों बार में कम से कम ऑड नंबर तो एक बार तो आया ही होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। चलिए सॉल्व कर। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि जब आप डाइस को पहली बार उछालेंगे तो उसमें ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमको पता है डाइस में ऑड नंबर कितने होते हैं, 1 2 3। तो डाइस को अगर आप पहली बार उछालते हैं तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 1 2 3 3 फेवरेबल हैं और टोटल कितने हैं, 6 हैं। इसी तरह अगर आप डाइस को सेकेंड बार थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको पहले फर्दर कट कर लीजिए। कट करने पे कितना आएगा, 1/2। अब डाइस को अगर आप सेकेंड बार उछालेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 3/6। कैसे, 1 2 3 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें भी आएगा 1/2। इसी तरह अगर आप तीसरी बार उछालेंगे तो कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी, इतनी ही आएगी, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कैसे हमारे पास सब में सेम आया। इवेंट 1 में 1/2 आया, इवेंट 2 में भी 1/2 क्यों आया। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर आप पहले बार डाइस को उछाले तो अगर पहले बार में आपके पास 3/6 आउटकम आ रहा है तो सेकेंड बार में चेंज हो जाएगा। डाइस में तो उतने ही नंबर्स होते हैं ना। तो ये इवेंट 1 इवेंट 2 और इवेंट 3 एक दूसरे से बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। कैसे, इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी इवेंट 2 से इफेक्ट नहीं होगी और ना ही इवेंट 3 से, और ना ही इवेंट 3 की 1 2 से, और ना ही 2 की 1 और 3 से। ऐसा नहीं है कि इवेंट 1 में अगर एक बार ऑड नंबर आ गया तो दूसरे में कम हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तीनों ही एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। कैसे, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। अब चलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इवेंट 1 इवेंट 2 और इवेंट 3 ये सब क्या हो गए, कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हमको पता है कि जब भी इवेंट 1 या इवेंट 2 या इवेंट 3 कोई भी दो जो इवेंट होते हैं, 2 से ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उनके बीच में क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इवेंट 1 एंड इवेंट 2 और इवेंट 3 हमको क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इवेंट 1 एंड इवेंट 2 एंड इवेंट 3 कि इनके बीच में एंड आ रहा है ना, कि हम ऐसा तो नहीं पढ़ेंगे इसको कि इवेंट 1 और इवेंट 2 और इवेंट 3। हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे ना कि इवेंट 1 एंड इवेंट 2 एंड इवेंट 3। तो ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट हमको लग रहा है और ये है ही। तो कैसे, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं एक ट्रिक से कि अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, आपको अपना माइंड डिटेक्टिव रखना होगा कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनके बीच में क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, मतलब कि आपको प्रोबेबिलिटी इसकी ढूंढने की कम से कम इन तीनों थ्रो में एक बार तो ऑड नंबर आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी है। देखिए जब भी आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपके पास कितने से कितने तक आपको श्योर इवेंट दिया रहता है, 0 to 1, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होता और ना ही इससे कम होता है। तो आपको यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और तो आप क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। इसको हम और समझते हैं। देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, हम 1 से माइनस कर देते थे इसके आने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह हमको अगर आने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमको आने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे, 1 से क्या माइनस कर देंगे, इसके नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस नॉट ए,
इसी तरह हमसे यहाँ पूछा गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, मतलब यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा गया था, तो हम 1 से क्या माइनस करेंगे, इसके नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, किसके नॉट गेटिंग, इवेंट्स के, ये जो इवेंट है इनके नॉट गेटिंग। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इवेंट 1 द होल नॉट एंड इवेंट 2 द होल नॉट एंड इवेंट 3 द होल नॉट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, ऐसे दिखाते हैं हम, तो नहीं आने की क्या हो जाएगी, नॉट गेटिंग की ऐसे। तो यहाँ पे हमको नॉट गेटिंग की चाहिए, इसलिए हमने ऐसे लिखा। अब देखिए यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे हम इसको एंड की जगह इंटरसेक्शन लिखेंगे। हम डायरेक्टली भी इंटरसेक्शन लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, इवेंट 2 इंटरसेक्शन इवेंट 3 द होल नॉट। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जब भी इंटरसेक्शन होता है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन होता है तो एंड पढ़ते हैं और एंड होता है तो इनटू पढ़ते हैं। लेकिन जब भी अगर यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इनटू, इंटरसेक्शन को इनटू पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे और होता तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, यूनियन, और यूनियन को होता तो एडिशन पढ़ते हैं, ऐड होता, ठीक है ना। इसी तरह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। सबसे पहले हम इनकी प्रोबेबिलिटी को अलग कर लेंगे, इंटरसेक्शन की जगह हम इनटू लगा सकते हैं क्या, यहाँ पे हमने बताया भी इंटरसेक्शन को हम ऐड या फिर इनटू पढ़ेंगे। इधर इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 द होल नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 द होल नॉट। अब देखिए यहाँ पे ये E3 है। अब यहाँ पे 1 माइनस, जब भी आप यहाँ पे पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ठीक है। और यहाँ पे आपको नॉट ए पूछा गया था, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये था, ये हमारे पास फॉर्मूला था। इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट ए है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी तरह यहाँ पे नॉट E1 है तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू, इसी तरह इसको भी लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। 1 माइनस, इधर पे भी आप इसको सब ब्रैकेट में ले लीजिए पहले। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कैसे निकालेंगे, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, E1 हमने निकाला था 1/2, 1 माइनस 1/2। इसी तरह इंटू 1 माइनस E2 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/2। इसी तरह 1 माइनस 1/2, E3 की भी कितनी थी, इवेंट 3 की 1/2 थी, है ना। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 1 माइनस इसका 1/2 हो जाएगा, इंटू 1/2 इसका भी हो जाएगा, इंटू इसका भी 1/2। अब देखिए 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा, 1 माइनस 1/8। अब 1 माइनस 1/8 एलसीएम क्या होगा इसका, 8 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 1 7, हमारे पास इसका आंसर आया 7/8। इसको हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आप डाइस को थ्रो करेंगे 3 बार, तो तीनों बार में हमसे पूछा गया था कि ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक बार तो ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमको फाइंड करना था। इवेंट 1 को थ्रो किए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाले ऑड नंबर की, कितना था 1/2। इसी तरह तीनों इवेंट में 1/2 आ गया, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन को देख के पता चल रहा था कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे थे। अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो अब हमसे आगे पूछा गया था कि गेटिंग एन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई थी, तो हम 1 से माइनस कर देंगे इसके नॉट गेटिंग की, फिर नॉट गेटिंग की माइनस किए
तो फर्दर हम इसमें एक और फॉर्मूला लगा दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। यही इसमें इसी का पूरा खेल है, यही फॉर्मूला इसमें यूज़ हुआ था। फिर लास्ट में आपने वैल्यू पुट की और आपका आंसर आया 7/8। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।